जैव विविधता क्रेडिट्स एवं जैव विविधता संकट। विशेष रूप से यूरोप और उत्तरी अमेरिका में औद्योगिकीकृत देशों ने बेहद बर्बादी भरे तरीकों से और भविष्य की परवाह किए बिना लकड़ी, खनिज और अन्य प्राकृतिक संसाधनों को निकालने के लिए बड़े पैमाने पर प्रकृति को नष्ट करके अपनी संपत्ति बनाई है। वे इतने सफल रहे हैं कि पिछले 50 वर्षों में कई जानवरों और पौधों की प्रजातियां गायब हो गई हैं और यदि वे इसमें रास्ते पर चलते रहे तो भविष्य में 3 में से 1 प्रजाति के विलुप्त होने का खतरा है। यदि ये देश अभी की तरह जानवरों और पौधों को नष्ट करना जारी रखते हैं तो इससे होने वाले रोग, संचरण के बढ़ते खतरे, भोजन की कमी के खतरे और कुछ स्थानों पर पानी साफ करने वाले संयंत्रों के गायब होने के खतरे के चलते ताजे पानी तक पहुंच में अधिक कठिनाई के कारण पृथ्वी पर मनुष्यों के अस्तित्व का ही खतरा हो जाएगा। मधुमक्खियों जैसे कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियों के गायब होने का भी व्यापक प्रभाव हो सकता है, जिससे कई पौधों की प्रजातियां गायब हो जाएंगी, जिसके परिणाम स्वरूप कई पशु प्रजातियों को भोजन खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इन खतरों को औद्योगिक देशों की सरकारें अच्छी तरह से जानती हैं, क्योंकि इनका दस्तावेजीकरण लंबे समय से किया जा रहा है। फिर भी कार्बन की तरह ही औद्योगिक देश प्रकृति के विनाश पर भी अंकुश नहीं लगाना चाहते, क्योंकि इसका मतलब धन की हानि और उनके जीवन के तरीकों को बदलना होगा। इनमें से किसी भी देश के नेता इस बारे में निर्णायक रूप से कार्य नहीं करना चाहते, क्योंकि ऐसा करने से वे अलोकप्रिय हो जाएंगे, उनका पुनः चुनाव खतरे में पड़ जाएगा और उन्हें अपने देश में असमानताओं के स्तर के बारे में बहस शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। प्रकृति के विनाश की गंभीरता से कम करने के बजाय औद्योगिक देश एक तथाकथित विकल्प लेकर आए हैं, जैव विविधता क्रेडिट्स। जैव विविधता क्रेडिट्स क्या है? औद्योगिक देशों का दावा है कि कुछ कार्यवाहियों जैसे कि जंगल या जलीय स्थलों जैसे जिन प्राकृतिक आवासों को उन्होंने नष्ट कर दिया है, उन्हें रिस्टोर करने या फिर से बनाने का प्रयास अन्यत्र होने वाले नए विनाश की भरपाई कर सकते हैं। कार्बन की तरह ही कुछ प्रोजेक्ट डेवलपर्स ऐसी भूमि की तलाश करेंगे जहां प्राकृतिक आवासों को फिर से बनाए या रिस्टोर करने का प्रयास किया जा सके। अपने प्रोजेक्ट के लिए वे या तो जमीन खरीदेंगे या जमीन का उपयोग करने का अधिकार खरीदेंगे। एक बार जब उनका प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा तो वे तथाकथित जैव विविधता क्रेडिट जारी करना शुरू कर देंगे। जैव विविधता क्रेडिट को ऐसे कागज के टुकड़े के रूप में सोचें जो कुछ निश्चित वर्षों के लिए भूमि के एक निश्चित टुकड़े पर एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के वादे का प्रतिनिधित्व करता है। इन क्रेडिट को खरीदना और बेचा जा सकता है। इस दृष्टिकोण के साथ कई समस्याएं हैं। सबसे पहले ये मानता है कि आपकी भूमि तो आपकी विरासत, आपका जन्मसिद्ध अधिकार और आपका घर है, केवल एक संपत्ति है जिसे भविष्य की पीढ़ियों को नुकसान पहुंचाते हुए अस्थायी वित्तीय लाभ के लिए बेचा जा सकता है। दूसरी बात ये कि इन क्रेडिट्स को कॉरपोरेशंस द्वारा खरीदा जाएगा जो दावा करेंगे कि ये उन्हें कहीं और प्रकृति को नष्ट करना जारी रखने का अधिकार देता है। तीसरी बात यह है कि जिस आवास स्थल को रिस्टोर किया जा रहा है वे हमेशा उसी प्रजाति का आवास नहीं बनता जिसके निवास स्थान को दूसरी जगहों नष्ट किया जाएगा। इसलिए आप एक ऐसे क्षेत्र को नष्ट कर रहे हैं जो एक प्रकार के पक्षियों का आवास है और एक अन्य क्षेत्र को रिस्टोर कर रहे हैं जो बंदरों के लिए उपयुक्त आवास है। और फिर भी औद्योगिक
राष्ट्र मानेंगे कि एक कार्यवाही में दूसरे की क्षतिपूर्ति कर दी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका मुख्य लक्ष्य क्षतिपूर्ति को आसान और सस्ता बनाना है, न कि प्रकृति को लुप्त होने से बचाना। ऐसे प्रोजेक्ट कई वर्षों से अस्तित्व में हैं और उनमें से अधिकांश ऐसे प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को फिर से बनाने में विफल रहे हैं जैसा उनका उद्देश्य। ऐसा इसलिए है क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र को फिर से बनाना बहुत मुश्किल है और क्योंकि प्रकृति और पुनर्जीवन के बारे में हमारा ज्ञान अधूरा है। लाखों पौधों, तीनों और पशु प्रजातियों में से हम अभी भी कई को नहीं जानते हैं, न ही हम इनके बीच संबंधों के जटिल जाल को पूरी तरह से समझते हैं। लेकिन भले ही हम उस प्रकृति को फिर से बनाने में सक्षम हो जाएं जिसे हमने नष्ट कर दिया है, यह दृष्टिकोण एक स्थान पर प्रकृति को पुनर्जीवन करके दूसरे में नष्ट करते हुए विनाश को केवल विस्थापित करेगा, इसे कम नहीं करेगा। फिर भी चूंकि अधिकांश पुनरुज्जीवन प्रोजेक्ट विफल हो जाते हैं, इसकी परिणाम ये होता है कि विनाश खतरनाक दर से जारी रहता है, जिससे अगली पीढ़ियों का भविष्य खतरे में पड़ जाता है। इसके अलावा ये कार्यवाहियाँ स्थानीय समुदायों के लिए कार्बन क्रेडिट्स के समान ही समस्याएं पैदा करती हैं, क्योंकि इन्हें भी उसी तरह बहुत अधिक जमीन की आवश्यकता होती है और वे भी उन लालची प्रोजेक्ट डेवलपर्स को आकर्षित करते हैं जो लगातार ऐसी जमीन की तलाश में रहते हैं जो सस्ती हो या जिसमें वे मुफ्त में हड़प सकते हैं। एक उदाहरण के रूप में मलेशिया में कुछ प्रोजेक्ट डेवलपर्स एक क्षेत्रीय सरकार के साथ सौदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां वे अगले 100 वर्षों के लिए एक बड़े जंगल के कार्बन और प्राकृतिक संस्थानों के अधिकार खरीदेंगे। यद्यपि जंगल में रहने वाले समुदायों के साथ इसके लिए संपूर्ण और सही रूप से परामर्श नहीं हुआ है। महत्वपूर्ण रूप से, हालांकि इस प्रकार के प्रोजेक्ट लंबे समय से अस्तित्व में रहते हैं, नए अंतर्राष्ट्रीय समझौते और राष्ट्रीय कानून अब इस प्रकार के प्रोजेक्ट को सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने वाले हैं, जिससे अधिक जमीन खोजी जा रही है। छोटे देशों के आकार की जमीन के टुकड़े पहले ही बेचे जा रहे हैं, बिना स्थानीय आबादी से उचित परामर्श के या बिना प्रस्तावित बिक्री और जमीन के उपयोग परिवर्तनों पर सहमति के। ऐसा अनुमान है कि इन नए कानूनों से लाखों लोगों को सीधे तौर पर बेदखल किया जा सकता है, जिनमें से कई वे मूल निवासी होंगे जिन्होंने हजारों सालों से अपनी जमीन की रक्षा की।